बंदर का कलेजा। एक नदी किनारे हरा भरा विशाल पेड़ था। उस पर खूब स्वादिष्ट फल उगे रहते। उसी पेड़ पर एक बदन रहता था। बड़ा मस्त कलंदर। जी भरकर फल खाता, डालियों पर झूलता और कूदता फांदता रहता। उस बंदर के जीवन में एक ही कमी थी कि उसका अपना कोई नहीं था। माँ बाप के बारे में उसे कुछ याद नहीं था, न उसके कोई भाई था और न कोई बहन जिनके साथ वह खेलता। उस क्षेत्र में कोई और बंदर भी नहीं था जिससे वह दोस्ती गांठ पाता। एक दिन वह एक डाल पर बैठा नदी का नजारा देख रहा था कि उसे एक लंबा विशाल जीव उसी पेड़ की ओर तैरकर आता नजर आया। बंदर ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस विचित्र जीव से पूछा, अरे भाई, तुम क्या चीज हो? विशाल जीव ने उत्तर दिया, मैं एक मगरमच्छ हूँ। नदी में इस वर्ष मछलियों का अकाल पड़ गया है। बस भोजन की तलाश में घूमता घूमता इधर आ निकला हूँ। बंदर दिल का अच्छा था। उसने सोचा कि पेट पर इतने फल हैं, इस बेचारे को भी उनका स्वाद चखना चाहिए। उसने एक फल तोड़कर मगर की ओर फेंका। मगर ने फल खाया, बहुत रसीला और स्वादिष्ट। वह फटाफट फल खा गया और आशा से फिर बंदर की ओर देखने लगा। बंदर ने मुस्कुराकर और फल फेंके। मगर सारे फल खा गया और अंत में उसने संतोष भरी डकार ली और पेट थपथपाकर बोला, धन्यवाद बंदर भाई, खूब छक गया, अब चलता हूँ। बंदर ने उसे दूसरे दिन भी आने का नेता दे दिया। मगर दूसरे दिन आया। बंदर ने उसे फिर फल खिलाए। इसी प्रकार बंदर और मगर में दोस्ती जमने लगी। मगर रोज आता, दोनों फल खाते खिलाते गपशप मारते। बंदर तो वैसे भी अकेला रहता था। उसे मगर से दोस्ती करके बहुत प्रसन्नता हुई। उसका अकेलापन दूर हुआ। एक साथी मिला। दो मिलकर मौज मस्ती करें तो दुगना आनंद आता है। एक दिन बातों बातों में पता लगा कि मगर का घर नदी के दूसरे तट पर है, जहां उसकी पत्नी भी रहती है। यह जानते ही बंदर ने उलाहन दिया, मगर भाई, तुमने इतने दिन मुझे भाभी जी के बारे में नहीं बताया। मैं अपनी भाभी जी के लिए रसीले फल देता। तुम भी अजीब निकट्टू हो, अपना पेट भरते रहे और मेरी भाभी के लिए कभी फल लेकर नहीं गए। उस शाम बंदर ने मगर को जाते समय ढेर सारे फल चुन चुन कर दिए। अपने घर पहुंचकर मगरमच्छ ने वह फल अपनी पत्नी मगरमच्छनी को दिए। मगरमच्छनी ने वह स्वाद भरे फल खाए और बहुत संतुष्ट हुई। मगर ने उसे अपने मित्र के बारे में बताया। पत्नी को विश्वास न हुआ। वह बोली, जाओ, मुझे बना रहे हो। बंदर की कभी किसी मगर से दोस्ती हुई है? मगर ने यकीन दिलाया, यकीन करो भाग्यवान, वरना सोचो यह फल मुझे कहाँ से मिले। मैं तो पेट पर चने से रहा। मगरनी को यकीन करना पड़ा। उस दिन के बाद मगरनी को रोज बंदर द्वारा भेजे फल खाने को मिलने लगे। उसे फल खाने को मिलते यह तो ठीक था, पर मगर का बंदर से दोस्ती के चक्कर में दिन भर दूर रहना उसे खलना लगा। खाली बैठे बैठे ऊंच नीच सोचने लगी। वह स्वभाव से दुष्टा थी। एक दिन उसका दिल मचल उठा, जो बंदर इतने रसीले फल खाता है, उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। अब वह चालें सोचने लगी। एक दिन मगर शाम को घर आया तो उसने मगरनी को कराहते पाया। पूछने पर मगरनी बोली, मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि यह केवल बंदर का कलेजा खाने से ही ठीक होगी। तुम अपने उस मित्र बंदर का कलेजा ला दो। मगर सन रह गया। वह अपने मित्र को कैसे मार सकाता है? न न, यह नहीं हो सकता। मगर को इनकार में सिर हिलाते देखकर मगरनी जोर से हाय हाय करने लगी, तो फिर मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी बला से और मेरे पेट में तुम्हारे बच्चे हैं, वे भी मरेंगे। हम सब मर जाएंगे। तुम अपने बंदर दोस्त के साथ खूब फल खाते रहना। हाय रे, मर गई, मैं मर गई। पत्नी की बात सुनकर मगर सिहर उठा। बीवी बच्चों के मोह ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। वह अपने दोस्त से विश्वासघात करने, उसकी जान लेने चल पड़ा। मगरमच्छ को सुबह सुबह आते देखकर बंदर चकित हुआ। कारण पूछने पर मगर बोला, बंदर भाई, तुम्हारी भाभी बहुत नाराज हैं। कह रही है कि देवरजी रोज मेरे लिए रसीले फल भेजते हैं, पर कभी दर्शन नहीं दिए, सेवा का मौका नहीं दिया। आज तुम न आए तो देवर भाभी का रिश्ता खत्म। तुम्हारी भाभी ने मुझे भी सुबह ही भगा दिया। अगर तुम्हें साथ न ले जा पाया तो वह मुझे भी घर में नहीं घुसने देगी। बंदर खुश भी हुआ और चकराया भी, मगर मैं आऊं कैसे? मित्र, तुम तो जानते हो कि मुझे तैरना नहीं आता। मगर बोला, उसकी चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठो।
मैं ले चलूंगा न तुम्हें। बंदर मगर की पीठ पर बैठ गया। कुछ दूर नदी में जाने पर ही मगर पानी के अंदर गोता लगाने लगा। बंदर चिल्लाया, यह क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा। मगर हंसा, तुम्हें तो मरना है ही। उसकी बात सुनकर बंदर का माथा ठनका। उसने पूछा, क्या मतलब? मगर ने बंदर को कलेजे वाली सारी बात बता दी। बंदर हक्का बक्का रह गया। उसे अपने मित्र से ऐसी बेईमानी की आशा नहीं थी। बंदर चतुर था, तुरंत अपने आप को संभाल कर बोला, वाह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी भाभी के लिए एक तो क्या 100 कलेजे दे दूं। पर बात यह है कि मैं अपना कलेजा पेट पर ही छोड़ आया हूँ। तुमने पहले ही सारी बात मुझे न बताकर बहुत गलती कर दी है। अब जल्दी से वापस चलो ताकि हम पेट पर से कलेजा लेते चलें। देर हो गई तो भाभी मर जाएगी। फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। टाकी का मोटा मगरमच्छ उसकी बात सच मानकर बंदर को लेकर वापस लौट चला। जैसे ही वे पेट के पास पहुंचे, बंदर लपक कर पेट की डाली पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, कभी कोई अपना कलेजा बाहर छोड़ता है? दूसरे का कलेजा लेने के लिए अपनी खोपड़ी में भी भेजा होना चाहिए। अब जा और अपनी दुष्ट बीवी के साथ बैठकर अपने कर्मों को रो। ऐसा कहकर बंदर तो पेट की टहनियों में लुप्त हो गया और अकी का दुश्मन मगरमच्छ अपना माथा पीटता हुआ लौट गया। सीख 1। दूसरों को धोखा देने वाला स्वयं धोखा खा जाता है। 2। संकट के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। एक धोबी का गधा था। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। निकट में कोई चरागाह भी नहीं थी। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा, हे महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है। खाने को कुछ नहीं दिया जाता। रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गीदड़ बोला, तो समझो अब आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियां उगी हुई हैं। खीरे, ककैया, तोरी, गाजर, मूली, शलजम और बैगनों की बहार है। मैंने बात तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहां से हर रात अंदर घुसकर छक्कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गीदड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और पौ फटने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भर कर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फफडाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि ढेंचू राग गाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी, न न, ऐसा न करना गधे भाई। गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को नेता मत दो। गधे ने टेढ़ी नजर से गीदड़ को देखा और बोला, गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाए और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंकते हैं। वह मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गीदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंकना शुरू किया। उसके रेंकने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से रेंकने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वो दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पिल पड़े। कुछ ही देर में गधा पिट पिट कर अधमरा गिर पड़ा। रंग में भंग। एक बार जंगल में पक्षियों की आम सभा हुई। पक्षियों के राजा गरुड़ थे। सभी गरुड़ से असंतुष्ट थे। मोर की अध्यक्षता में सभा हुई। मोर ने भाषण दिया, साथियों, गरुड़ जी हमारे राजा हैं, पर मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि उनके राज में हम पक्षियों की दशा बहुत खराब हो गई है। उसका यह कारण है कि गरुड़ जी तो यहाँ से दूर विष्णु लोक में विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी ओर ध्यान देने का उन्हें समय ही नहीं मिलता। हमें अपनी समस्याएं लेकर फरियाद करने जंगली चौपायों के राजा सिंह के पास जाना पड़ता है। हमारी गिनती न 3 में रह गई है और न 13 में। अब हमें क्या करना चाहिए, यही विचारने के लिए यह सभा बुलाई गई है। हुदहुद ने प्रस्ताव रखा, हमें नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी समस्याएं हल करे और दूसरे राजाओं के बीच बैठकर हम पक्षियों को जीव जगत में सम्मान दिलाए। मुर्गे ने बांग दी, कुकू कू। मैं हुदहुद जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। चील ने जोर की सीटी मारी, मैं भी सहमत हूँ। मोर ने पंख फैलाए और घोषणा की, तो सर्वसम्मति से तय हुआ कि हम नए राजा का चुनाव करें, पर किसे बनाएं हम राजा। सभी पक्षी एक दूसरे से सलाह करने लगे। काफी देर के बाद सारस ने अपना मुंह खोला, मैं राजा पद के लिए उल्लू जी का नाम पेश करता हूँ। वे बुद्धिमान हैं, उनकी आंखें तेजस्वी हैं, स्वभाव अति गंभीर हैं, ठीक जैसे राजा को शोभा देता है। हॉर्नबिल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सारस जी का सुझाव बहुत दूरदर्शितापूर्ण है। यह तो सब जानते हैं कि उल्लू जी लक्ष्मी देवी की सवारी है। उल्लू हमारे राजा बन गए तो हमारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। लक्ष्मी जी का नाम सुनते ही सब पर जादू सा प्रभाव हुआ। सभी पक्षी उल्लू को राजा बनाने पर राजी हो गए। मोर बोला, ठीक है, मैं उल्लू जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे कुछ शब्द बोलें। उल्लू ने घुघुआते कहा, भाइयों, आपने राजा पद पर मुझे बिठाने का निर्णय जो किया है उससे मैं गदगद हो गया हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का जो मौका मिला है, मैं उसका सदुपयोग करते हुए आपकी सारी समस्याएं हल करने का भरसक प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद। पक्षी जनों ने एक स्वर में उल्लू महाराज की जय का नारा लगाया। कोयले गाने लगी। चील जाकर कहीं से मनमोहक डिजाइन वाला रेशम का शाल उठाकर ले आई। उसे एक डाल पर लटकाया गया और उल्लू उस पर विराजमान हुए। कबूतर जाकर कपड़ों की रंग बिरंगी लीरें उठाकर लाए और उन्हें पेड़ की टहनियों पर लटकाकर सजाने लगे। मोरों की टोलियां पेड़ के चारों ओर नाचने लगी। मुर्गों व शतुरमुर्गों ने पेड़ के निकट पंजों से मिट्टी खोद खोद कर एक बड़ा हवन तैयार किया। दूसरे पक्षी लाल रंग के फूल ला लाकर कुंड में ढेरी लगाने लगे। कुंड के चारों ओर 8-10 तोते बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। बया चिड़ियों ने सोने व चांदी के तारों से मुकुट बुन डाला तथा हंस मोती लाकर मुकुट में फिट करने लगे। 2 मुख्य तोते पुजारियों ने उल्लू से प्रार्थना की, हे पक्षी श्रेष्ठ, चलिए लक्ष्मी मंदिर चलकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। निर्वाचित राजा उल्लू तोते पंडितों के साथ लक्ष्मी मंदिर के ओर उठ चले। उनके जाने के कुछ क्षण पश्चात ही वहां कौवा आया। चारों ओर जश्न सा माहौल देखकर वह चौंका। उसने पूछा, भाई, यहाँ किस उत्सव की तैयारी हो रही है? पक्षियों ने उल्लू के राजा बनने की बात बताई। कौवा चीखा, मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मैं पक्षी नहीं? मोर ने उत्तर दिया, यह जंगली पक्षियों की सभा है। तुम तो अब जाकर अधिकतर कस्बों व शहरों में रहने लगे हो। तुम्हारा हमसे क्या वास्ता? कौवा उल्लू के राजा बनने की बात सुनकर जल भून गया था। वह सिर पटकने लगा और कां कां करने लगा। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो उल्लू को राजा बनाने लगे। वह चूहे खाकर जीता है और यह मत भूलो कि उल्लू केवल रात को बाहर निकलता है।
अपनी समस्याएं और फरियाद लेकर किसके पास जाओगे? दिन को तो वह मिलेगा नहीं। कौए की बातों का पक्षियों पर असर होने लगा। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि शायद उल्लू को राजा बनाने का निर्णय कर उन्होंने गलती की है। धीरे धीरे सारे पक्षी वहां से खिसकने लगे। जब उल्लू लक्ष्मी पूजनकार तोतों के साथ लौटा तो सारा राज्याभिषेक स्थल सूना पड़ा था। उल्लू घुघुआया, सब कहाँ गए? उल्लू की सेविका खंडरच पेट पर से बोली, कौवा आकर सबको उल्टी पट्टी पढ़ा गया। सब चले गए, अब कोई राज्याभिषेक नहीं होगा। उल्लू चोंच पीसकर रह गया। राजा बनने का सपना चूर चूर हो गया। तब से उल्लू कौओं का बैरी बन गया और देखते ही उस पर झपटता है। सीखा कई में दूसरों के रंग में भंग डालने की आदत होती है और वे उम्र भर की दुश्मनी मोल ले बैठते हैं।